स्वागत है आपका सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूँ सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना जरूरी है। हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है। हम अपने फोन को यूज कर रहे हैं और साथ ही फोन को इस्तेमाल करने के साथ साथ लैपटॉप के अंदर काम कर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ संवाद भी आजकल हम डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब कोरोना काल आया तो हम सभी को एहसास हुआ कि शिक्षा भी डिजिटल हो सकती है। 2020 में जहां एक तरफ कोविड-19 आया, हर एक चीज डिजिटल होते हुए नजर आई, जहां पर हम मीटिंग्स करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा भी डिजिटल माध्यम से होने लगी। तो हर किसी के मन में ये सवाल आया कि क्या अगर इस तरीके से डिजिटली हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आने वाले समय के अंदर हम डिजिटल युग के अंदर जो शिक्षा है वह भी डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 2.5 सालों में तो कुछ ऐसा ही लगा कि हर कोई जो है वह पढ़ाई कर रहा है डिजिटल माध्यम से। तो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल एजुकेशन यानी डिजिटल शिक्षा जो है वो कहां तक पहुंच चुकी है, उस पर आज बात करेंगे। पहले जानेंगे कि डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ किया है और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे चर्चा की ओर कि डिजिटल शिक्षा के लिए हमारे लिए क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही ग्रामीण इलाके के अंदर डिजिटल शिक्षा के लिए क्या कुछ तैयारी हम लोग कर चुके हैं। तो जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो डिजिटल एजुकेशन के अंदर आर्टिकल 21 के ऊपर आते हैं जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो इसी के साथ जब डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल के अंदर अगर आपको याद हो तो एक डिजिटल क्रांति हमें देखने को मिली कि हर एक चीज डिजिटल होते हुए नजर आ रही है। तो कोरोना काल के बाद से हमने देखा कि हर कोई डिजिटल मीटिंग कर रहा है, तो इसके साथ साथ पढ़ाई भी जो हमने देखी वो डिजिटल होते हुए नजर आए। तो इसी बीच नेशनल सैंपल सर्वे की जब हम बात करते हैं उसके अनुसार 15% ऐसे ग्रामीण हैं, उन घरों के अंदर इंटरनेट सेवा नहीं है। तो अगर हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये 15% सिर्फ ऐसे घर रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां पर शिक्षा की उपलब्धि थी। 2003 में आते हैं। 2003 में NPTEL की शुरुआत की गई। यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा को लेकर ये गठन किया गया था कि हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की और साथ ही मैनेजमेंट की, साइंस की पढ़ाई जो है वो डिजिटल माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सोचिए 2003 में और आज हम 2023 में हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा की बात की गई। इसमें NPTEL के अंदर 7 IIT के अंदर इसकी शुरुआत की गई। ज्यादा इसका विस्तार जो है वह नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि डिजिटल शिक्षा देंगे तो डिजिटल शिक्षा के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है और हम इसके लिए सीरियस कितने हैं, गंभीर कितने हैं। तो इसी बीच वेब और वीडियो कोर्स का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया कि हम वेब के जरिए और वीडियो के जरिए कोर्स से बच्चों को पढ़ाई जो है वो देने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर मैनेजमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया। इसी बीच इंजीनियरिंग, साइंस कोर्स डिजिटल पढ़ाने का ये पूरा लक्ष्य जो है इसके अंदर NPTEL के अंदर रहा, लेकिन इसका विस्तार 2003 के बाद नहीं हो पाया। आज हम 2023 में है। इसी बीच NEP के ऊपर आ जाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको याद हो 2020 में जो आई थी उसके अंदर भी डिजिटल शिक्षा का जिक्र किया है। लेकिन क्या हर किसी के पास टैबलेट है? क्या हर किसी के पास फोन है? अफोर्ड कितना कर सकता है गरीब इंसान? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच 2023 और 24 में बजट, जब आप हाल ही में बजट की बात करेंगे, इसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई। एलोकेशन भी किया गया इस बजट के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर। तो कहीं सारे सवाल हैं कि एक तरफ हम बात तो कर रहे हैं लेकिन क्या डिजिटल एजुकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है तो क्यों ना पढ़ाई भी डिजिटल कर दी जाए। हर किसी के पास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और ये सच है। अगर एक गरीब इंसान की हम बात करते हैं, क्या उसके पास फोन है, क्या उसके पास टैबलेट है, क्या उसका बच्चा वो लैपटॉप के ऊपर पढ़ाई कर सकता है? क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर उच्च वर्ग की बात करते हैं, मध्य वर्ग की बात करते हैं, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन 60 से 50% लोगों का क्या? इसी बीच 70% ऐसे ग्रामीण स्कूल हैं। अब हम ये स्कूल्स की बात कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर उपलब्ध है। तो पढ़ाई करने के लिए टेक्नोलॉजी के जो डिवाइस है वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं सारे सवाल अपने आप में ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम डिजिटल युग के अंदर है, डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये कितना फीजिबल है, कितना अफोर्डेबल है, क्या हम इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर केवल और केवल 15% ऐसी जगह है जहां पर बच्चों के घरों के अंदर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल एजुकेशन लेकर आएंगे तो डिजिटल एजुकेशन सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो इसी तमाम सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पूरी टीम जुड़ेगी। और इसी बीच हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ चुके हैं, ताजवर खान, और एजुकेशनिस्ट से जानते हैं कि क्या डिजिटल एजुकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ताजवर खान जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बात करने के लिए एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर। तो सवाल बहुत ही सरल है कि क्या हमें डिजिटल एजुकेशन की जरूरत है भी या नहीं? जी जी पलक जी, तो सबसे पहले तो शुक्रिया।
देखिए, जब हम बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन की, तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल एजुकेशन। एंड अगर हम बात करें कि लाइक इंटरनेट की, ओके, तो अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था अभी 2 साल पहले जब कोविड आया, और कोविड के बाद में क्या हुआ कि हमारे साथ जितने भी काइंड ऑफ लाइक हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे स्कूल जाने के, बच्चों के पास कॉलेजेस बंद थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि वहां पर डिजिटल एजुकेशन ही एक मतलब सबका सहारा बनी डिजिटल एजुकेशन। हम्म। तो डिजिटल एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट द थिंग इज उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इंटरनेट बहुत जरूरी है, जैसे कि उसके साथ स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस इम्पोर्टेंट है। बट द थिंग इज लाइक अगर जब हम बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान की, तो हम अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे अभी भी ऐसे गांव हैं जहां हम बिजली नहीं पहुंचा पाए, तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, बट उसके लिए पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस करें, एंड इफ वी आर हैविंग if we'll be having a good infrastructure, then we'll be having good digital education. तो जब हम बात कर रहे हैं गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए और हम डिजिटल एरा की बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल युग के अंदर आ चुके हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कब तैयार होगा, ये सबके बीच में बहुत बड़ा सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, कब तैयार होगा। आज भी ऐसे 15% ऐसे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर घर है जहां पर इंटरनेट उपलब्ध है। जी जी। जी। देखिए, ये तो एक तरीके का कह सकते हैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, सारी पार्टीज इसी पर बात करती हैं, और काइंड ऑफ सबसे ज्यादा पसंदीदा मुद्दा भी यही है नेताओं का। लेकिन ये तो देखिए आगे टाइम ही बताएगा कि कब तक हम पूरी तरीके से डिजिटलाइज बात हो जाएंगे। देखिए, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, बट जब बात करते हैं, देखिए असली हिंदुस्तान कहाँ बसता है, असली हिंदुस्तान हिंदुस्तान के गांव में बसता है, असली इंडिया इंडिया के गांवों में बसता है। और वहां पर ही अगर चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, अगर हम लोग वहां पर अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ बेटर कर पाएंगे हम। तो हम डिजिटल एजुकेशन को किस तरीके से स्थापित करें, और साथ ही कई सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि जी डिजिटल एजुकेशन पिछले 2.5 सालों में इतनी बेहतरीन नहीं रही, बच्चे डिप्रेस्ड होने लगे, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हुए नजर आया, उनकी लिखने की जो क्षमता है वो खराब होते हुए नजर आई। तो क्या ज़रूरत है भी डिजिटल एजुकेशन की, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। जी देखिए, डिजिटल एजुकेशन की जरूरत है, और ये एक बहुत ही काइंड ऑफ कह सकते हैं अभी के लिए एक नेसेसिटी बन गई। अब डिजिटल एजुकेशन की जरूरत कहाँ है वो समझ लेते हैं। कि अब मान लीजिए मैं एक इंडिया के किसी शहर में बैठा हुआ हूँ, और मुझे कुछ ऐसा पढ़ना है जो पॉसिबल नहीं है, या हम्म। मेरे आसपास सराउंडिंग में ऐसे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या ऐसी हम्म। फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं कहीं से भी किसी से भी जुड़ सकता हूँ और उस चीज को सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। लेकिन बात करते हैं कि ये अभी पिछले 2.5 साल में क्यों नहीं पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाया। देखिए, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो उसको अडाप्ट करने में टाइम लग जाता है। जी। अभी क्या था कि हमारे यहाँ एक प्रॉपर लाइक एक स्कूल मॉडल चल रहा था, सारा सब कुछ हो पा रहा था, बट एकदम से बच्चों को ये फोर्स किया गया कि अब आप कल से यूट्यूब पर पढ़ेंगे, या फिर आप लाइक ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू पढ़ेंगे। तो वो अपने आप में एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, और जब तक हम उस बच्चे उस चीज को समझ पाते, तो टाइम ज्यादा हो चुका था। तो देखिए, अभी तक हमारे यहाँ इंडिया में जो भी है, लाइक जो भी स्कूल मॉडल है, जो भी क्लासरूम मॉडल है, वहां पर हम्म। एक बहुत इंटरेक्शन होता है, वहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत अच्छा संवाद होता है। बट जब बात करते हैं हम ऑनलाइन एजुकेशन में, तो वहां पर ये थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। लेकिन अब इसके लिए भी काफी सॉल्यूशंस आ चुके हैं, काफी कंपनीज नए नए टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं। बट एट दी एंड कोई भी टूल या कोई भी फीचर को आप यूज तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसको यूज या उसको एक्सेस करने का कोई माध्यम होगा, कोई मीडियम होगा। अगर वो ही आपके पास नहीं है, तो आप उसको कैसे ही एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ताजवर जी, 60 से 70% अगर आबादी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहती है, और अगर मान लीजिए उनके पास टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस नहीं है, तो ऐसे तो मुफ्त में तो हम नहीं दे सकते हैं, तो बहुत बड़ा खर्च हो जाएगा। लेकिन इसका कोई हल तो होगा ना कि किस तरीके से हम शिक्षा वहां पर डिजिटल माध्यम से दे सकते हैं। हर किसी को तो टैबलेट वितरित नहीं कर सकते। देखिए, जी। जी जी, उस वो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी हमारे यहाँ हर गांव में एक सरकारी स्कूल तो होता ही है ना। और हम्म।
तो हम कुछ ना कुछ इस तरीके का कुछ मॉडल लेकर आए जहां पर हम लाइक स्मार्ट बोर्ड्स लगा सकें या प्रोजेक्टर के थ्रू हम उनको पढ़ा सकें, लाइक जो ऑलरेडी जो उनका भी एक रूटीन है बच्चों का, जो एक स्केड्यूल है, उसी में हम कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर दें कि जहां पर वो कुछ अलग एक्स्ट्रा सीख सकें। लेकिन अब उसके लिए ये तो नहीं कर सकते कि हम हर किसी को पर्सनलाइज लर्निंग दे दें। पर्सनलाइज लर्निंग पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, बट हम लाइक एक जर्नलाइज लर्निंग कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एजुकेशन। लेकिन इसी बीच ये भी एक और सवाल आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, कोई क्रांति लेकर आते हैं, तो उसके लिए तैयारी बहुत हमें चाहिए होती है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके से आप जो सुझाव दे रहे हैं अगर कर लिया जाए इसको, तो इसके लिए डिजिटल लिटरेसी कितनी है? क्या वो वहां पर जो टीचर्स मौजूद हैं, क्या उनको ज्ञान है कि किस तरीके से डिजिटल डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं, या फिर जो भी सहयोग करेंगे वहां पर? जी जी जी। तो देखिए, अभी गवर्नमेंट ने काफी कुछ इम्प्लीमेंट कर रखा है ऑलरेडी, और जितने भी टीचर्स अभी हमारे पास हैं सब ऑलमोस्ट कंप्यूटर लिटरेट हो रहे हैं। लेकिन अभी इसमें होने में टाइम लगेगा। देखिए, वही आपने बताया कि नई चीज अडाप्ट करने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो अब धीरे धीरे चीजें होंगी और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट द थिंग इज, एट द एंड ट्रेनिंग अगर हम उनको देंगे, उनको बढ़ावा देंगे, तो ऑब्वियसली सारी चीजें हो पाएंगी। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल मॉडल। तो उनके पास भी टीचर्स वर्ल्ड क्लास नहीं थे, उनके पास वही सारे टीचर्स थे, उन्होंने किसी टीचर को फायर नहीं किया, उन्होंने न्यू हायरिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने उन्हीं टीचर्स को एक बेस्ट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, एंड एट द एंड वो अब उसमें सक्सेसफुल हो पाए। तो वही पूरा मॉडल अगर हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बेटर होंगे। तो इसके साथ ही अगर जब हम डिजिटल युग की बात कर रहे हैं कि डिजिटल हम एजुकेशन दे देंगे, तो उसके बाद लिखने का क्या? क्योंकि हम कह रहे हैं कि टीचर वहाँ पर मौजूद है, बच्चे को उस वक्त डांट सकता है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराना नहीं है कि जो सबसे जल्द हमारा सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए। ये एजुकेशन अगर हम देखें तो लार्जर कैनवस पे एक बहुत बड़ी चीज है, एक दूसरे का संवाद हो रहा है, बात हो रही है, तो वो किस तरीके से वो एसेंस जो हम लोगों ने जब हमने शिक्षा प्राप्त की थी, हमें मिली थी, वो किस तरीके से लेकर आया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यही है कि जब डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम अपनी उसे रेगुलर एजुकेशन का अल्टरनेट मान लेते हैं, जबकि वो वैसा नहीं है। आपके पास जो भी अभी क्लासरूम लर्निंग है, तो डिजिटल एजुकेशन उसका एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट हो सकता है, उसके साइड बाय साइड चल सकता है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा स्कूल मॉडल ही खत्म कर दिया जाए, या पूरा जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है उसको खत्म करके सारा ऑनलाइन कर दिया जाए, तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है। तो डिजिटल एजुकेशन कभी भी अभी जो हमारे पास है उसका अल्टरनेट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताजवर खान जी अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है। क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो डिजिटल माध्यम से कैसे पढ़ सकता है इंडिया, इस पे हो रही है बात। तो हमारे साथ प्रीति बैनर्जी जुड़ गई है, लिटिल अम्ब्रेला फाउंडेशन से हैं और काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं मुफ्त में, जैसे हम कहते हैं ना शिक्षा एनजीओ की, तो वो देने की इनकी कोशिश रहती है। तो प्रीति बैनर्जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैम, क्या लगता है कि डिजिटल एजुकेशन एक अच्छी, हम कह सकते हैं, शिक्षा दे सकती है? क्या इसकी जरूरत भी है हमें? जी प्रीति जी। जी नमस्कार पल्लव जी। देखिए, डिजिटल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो डिजिटल एजुकेशन अभी इस समय का सबसे बड़ा मांग है, क्योंकि जहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे समय जो है वो एआई की तरफ चला जा रहा है। तो एक तबका है जहाँ पे शहर में बहुत अच्छे से डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी हो रही है, लेकिन वहीं एक बहुत बड़ा तबका है गांव में, रूरल एरियाज में, जहाँ पे अभी तक डिजिटल एजुकेशन के बारे में लोग अवेयर नहीं है। उनको सिर्फ पता है डिजिटल के बारे में, अगर बात करें तो उनको पता है मोबाइल और लैपटॉप। मोबाइल से शायद बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया या फोन कॉल के लिए वो यूज करते हैं। उनको ये आइडिया नहीं है कि डिजिटल माध्यम से भी एजुकेशन की व्यवस्था की जा सकती है। मैं आपको थोड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ। जब पैंडेमिक का उस समय हमारे जितने भी सेंटर्स थे, ड्यू टू कॉज ऑफ लैक ऑफ फंड का भी प्रॉब्लम था, एक सुरक्षा का भी पर्पस था, तो हमें हमारे सेंटर्स को बंद करना पड़ा, जिसमें हम बच्चों को शिक्षा दे रहे थे जी। तो उस समय हमने बड़ा सोचा कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बिना पढ़ाई के बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे? यही बच्चे हमारा भविष्य है। आगे जाके यही सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स बनेंगे, हमारे देश को आगे लेके चलेंगे। तब उस समय हमने रिसर्च किया और रिसर्च के माध्यम से हमें पता चला कि हम क्यों ना डिजिटल लिटरेसी को घर घर तक पहुंचाए, गांव गांव तक पहुंचाए। और उसके चलते हमने उपलब्धि की वर्चुअल विद्यालय के नाम से, जो मैं बताना चाहती हूँ देश का पहला वर्चुअल विद्यालय है,
जो इस देश में सबको, मतलब चाहे वो किसी भी तबके से आए, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। शुरू में ये करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अलग अलग तबके के लोग आ रहे थे, बच्चे कोई अलग फैमिली से बिलोंग करे, प्रिविलेज फैमिली से, कोई अंडर प्रिविलेज फैमिली से। तो लेकिन हमने इसका जो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का मॉड्यूल क्रिएट किया था, वो इस तरीके से क्रिएट किया था कि सारे बच्चों को वो 1 to 1 हैंडल कर सके। और डिजिटल लिटरेसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि लिखना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, कि उन्हें लिखना आना चाहिए। तो जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कराते हैं तो बच्चों को सब तरीके की चीजें हम सिखाते हैं, जिसमें न सिर्फ जो हमारा क्लासरूम एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उससे भी ज्यादा हम फोकस करते हैं कि एक समाज में अगर आपको रहना है तो उसमें किस किस तरीके का व्यवहार आपको करना चाहिए। जो आप मान लीजिए जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ लगाना, खाद्य संचालन, उस सारी चीजों के बारे में एजुकेशन देना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत ही कह सकते हैं कि क्रांति के अंदर, शिक्षा की क्रांति के अंदर और डिजिटल क्रांति अगर हम कहें शिक्षा के अंदर, बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। तो इसके लिए क्या सरकार का कोई सहयोग आपको मिला? जी, एक्चुअली उस समय शुरू में हमने काफी कोशिश की थी सरकार से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं सरकार को दोष भी नहीं दूंगी, क्योंकि उस समय कोरोना काल इतना भयंकर था कि सरकार ज्यादा फोकस स्वास्थ्य पे थी, स्वास्थ्य पे उनका था। एजुकेशन पे उस समय वो लोग उतना फोकस नहीं कर पाए, तो हम डायरेक्टली उन तक पहुंच नहीं पाए थे सरकार पे। लेकिन हम बहुत थैंकफुल है कि कुछ बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने हमें खूब सपोर्ट किया, और लैपटॉप वगैरह हमें प्रोवाइड किए, मोबाइल्स प्रोवाइड किए, मोबाइल डेटा, क्योंकि ये सारा बहुत खर्चे का एक चीज है, जिसमें एक मोबाइल लैपटॉप जो रूरल में है वो नहीं अपना एफर्ट कर सकते हैं। तो हमने उनको मोबाइल लैपटॉप्स भी प्रोवाइड किए, डेटा कनेक्शन भी प्रोवाइड किया। हमने टीचर्स को, इनबिल्ट टीचर्स को ट्रेनिंग किया, जितने भी घर पे हाउसवाइफ्स थी, महिलाएं थी, उनको हम लोगों ने उस तरीके से ट्रेनिंग किया। हमारे पास टोटल उस समय कोरोना काल में हमारे पास 1020 बच्चे ऑनलाइन दर्ज थे, रजिस्टर्ड थे। अभी ये संख्या अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पैन इंडिया हम ये इसको चलाते हैं, और बच्चों को तो अभी कितने बच्चे आपके इस डिजिटल स्कूल के माध्यम से पढ़ते हैं प्रीति जी? इस समय हमारे पास जितने बच्चे हैं वो है 1753 रजिस्टर्ड बच्चे। और साथ ही अगर इजाजत हो तो मैं पूछ सकती हूँ आपकी लोकेशन क्या है आपकी एनजीओ की? जी, ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, साकेत में हमारा एनजीओ का सेंटर है। मैं आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार अब आपके इस एनजीओ को सहयोग जो है वो जरूर दे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन की, और क्या हम ये सोच सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन एक अफोर्डेबल मींस रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ी सवाल ये आ जाता है कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे पहले भी हमारे जो मेहमान से उनसे मैं पूछते हुए नजर आई कि क्या हर किसी के पास तो टैबलेट होगा नहीं, हर किसी के पास लैपटॉप तो नहीं होगा, तो क्या डिजिटल एजुकेशन हो सकती है अफोर्डेबल? जी बिल्कुल हो सकती है, डिजिटल एजुकेशन अफोर्डेबल हो सकती है। इसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स है, जो चेंज मेकर्स है, उनको इस तरीके की पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, जहां पे कि जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा कस्बा है या गांव है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने लैपटॉप्स प्रोवाइड करे, और वहां पे टाइम हमने डिवाइड किया कि इस कक्षा से इस कक्षा तक के बच्चे मान लीजिए 1 घंटा या 40 मिनट तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद दूसरे बच्चे आएंगे। इससे क्या होगा, जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसका कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना है, बच्चे बहुत छोटे उम्र के होते हैं, कच्चे उम्र के होते हैं। उस जो डिजिटल फैसिलिटीज है उसका सही प्रयोग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सोशल क्राइम बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रीति जी, अब स्टडी मटेरियल कैसे देती हैं? क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको रिवीजन भी करनी है, और बहुत सारे कह सकते हैं करिकुलम जो है वो रहता है, तो स्टडी मटेरियल उन बच्चों को किस तरीके से उपलब्ध होता है? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि इस समय हम लोग ऐसे एक एरा में हैं जहाँ पे स्टडी मटेरियल सारा, आप अगर एनसीईआरटी की भी बात करें और अगर कहीं की भी बात करें, तो सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन हम लोग हमारे पास उपलब्ध है, हम सबके पास उपलब्ध है। आप चाहो तो उसको इंटरनेट से निकाल सकते हो। प्लस जितने भी हमारे टीचर है वो खुद अपना असाइनमेंट क्रिएट करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, और वो जो असेसमेंट होता है वो उसका एग्जामिनेशन हम नहीं लेते हैं, उसका रेगुलर असेसमेंट होता रहता है। इससे क्या होता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, पढ़ाई में कितना मन लगा रहा है, ये सारी चीजें हमें डे टू डे वाइज में पता चल जाती है। तो इसी बीच जैसे मान लीजिए आपने स्टडी मटेरियल कहा ये टीचर्स के पास उपलब्ध होता है, तो बच्चों को किस तरीके से उपलब्ध कराया जाता है, और क्या उन बच्चों के पास इतनी डिजिटल लिटरेसी होती है, उनको इतना ज्ञान होता है, डिजिटल नॉलेज होती है कि वो इस स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर पाते हैं खुद से? जी प्रीति जी।
देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाकायदा मैं आपको बताती हूँ कि गूगल मीट पे भी अगर उनको क्लास लेना है तो उनको अकाउंट बनाना भी नहीं आता है। ये इतना ज्यादा था। तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हम हर बच्चे मतलब एक, आप मान लीजिए कक्षा 3 की अगर मैं बात करूं और उसमें अगर 30 बच्चे हैं तो हर 6 बच्चे के ऊपर हमने एक कोऑर्डिनेटर लगा के रखा हुआ है। तो वो कोऑर्डिनेटर उनको फोन करते हैं, फोन पे उनको समझाते हैं और उसका ईमेल आईडी क्रिएट करके उसको देते हैं। फिर बच्चे को समझा देते हैं कैसे पासवर्ड को आपको प्रोटेक्ट रखना है और बाय द टाइम बच्चा अपना पासवर्ड भी चेंज कर देता है। तो ये कांस्टेंट एक गाइडेंस ऑन फोन हम भी करते रहते हैं, जिसके थ्रू धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स चलने पड़ते हैं। ये तो ये ऐसा नहीं है वेबसाइट कि के एक दिन में माध्यम से हमको होता है या ऐप के माध्यम से आप ये स्टडी मटेरियल देती हैं? जी प्रीति जी। जी, ये हम लोग जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो हम मेल के थ्रू उनको भेज देते हैं या व्हाट्सएप सबको चलाना आता है। आज की डेट में मैंने आपको बताया सोशल मीडिया हर लोगों के पास है और लोगों को चलाना आता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू हम उनको स्टडी मटेरियल भेज देते हैं। तो बड़ा सवाल परीक्षा का भी आ जाता है कि परीक्षा डिजिटल माध्यम से कैसे देगा बच्चा, क्योंकि क्या उसकी एफिशिएंसी उतनी रहती है? जी प्रीति जी। जी, इसी के लिए मैंने ये बात कही कि हम लोग जो करते हैं, हम एग्जाम नहीं लेते हैं, हम लोग असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बच्चा कितना रेगुलर क्लास में बैठता है, अगर 1 घंटे की क्लास हो रही है तो उसने कितना टाइम उसमें दिया, कितना मन लगा के उसने काम किया। जितने भी असेसमेंट हम लोग भेज रहे हैं, असाइनमेंट्स वगैरह भेज रहे हैं, उसमें उसका क्या योगदान रहा। ऑल्सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करते हैं हर सप्ताह में, तो पेरेंट्स का भी क्या योगदान है उन बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए, क्योंकि रूरल क्षेत्र में जो होता है चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा होता है। तो अक्सर हमें ये केसेस भी आते हैं कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पेरेंट्स जो है उनको चाइल्ड लेबर के लिए फोर्स करते हैं। तो वहां पे बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स को ये बात समझाना कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है और आप घर बैठे भी पढ़ना चाहते हैं। एक और जरूरी बात मैं बताना चाहती हूँ, डिजिटल लिटरेसी इतना ज्यादा अच्छा और फीजिबल है क्योंकि आज भी हमारे देश में जो गर्ल चाइल्ड है उसको स्कूल नहीं भेजा जाता है कि स्कूल घर से बाहर नहीं निकलेगी लड़की। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी उन लड़कियों के लिए भी एक वरदान है कि वो घर बैठे पढ़ाई कर पाती है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं। अच्छा, आपके पास ऐसे बहुत से केसेस होंगे कि लड़की को बाहर पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, तो इसलिए आप उनसे घर पे ही एजुकेशन जो है उपलब्ध करा देते हैं। ये तो बहुत कह सकते हैं कि बड़ी बात है कि आप शिक्षा दे रहे हैं और एक ऐसे वर्ग को दे रहे हैं जो शायद उसे काफी अरसे से नहीं दी गई है। जी जी, हमारे पास महाराष्ट्र की एक लड़की थी जिनको घर से निकलना अलाउ नहीं है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी उसका, और एक छोटे से जगह से थी महाराष्ट्र से, और वो हमारे साथ पढ़ाई करते करते उसने हाई स्कूल दिया और जब उसने 10th का एग्जाम दिया तो 84% की मार्क्स से वो पास हुई थी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिसके घर में किसी ने पढ़ाई नहीं किया था, जिसको पढ़ना अलाउ नहीं था, वहां से चलते चलते उसने ये रास्ता तय किया कि उसने 10th का एग्जाम दिया, अभी वो 12th की तैयारी कर रही है। लेकिन प्रीति जी, आप दिल्ली में मौजूद हैं, मैं भी दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन दिल्ली को पूरे भारत के विकास के लिए नहीं मापा जाता है। जरा दूसरे शहरों की भी अगर हम बात करें, जो जिम्मेदारी आप निभा रही है, मुझे लगता है शायद ये सरकारों की जिम्मेदारी थी और आपकी एनजीओ के माध्यम से ये किया जा रहा है। तो जरा सरकार के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद बना पाई, आपको नहीं लगता कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार द्वारा भी पहल करी जानी चाहिए? जी बिल्कुल पहल करी जानी चाहिए। इनफैक्ट मैंने बहुत समय भी कंट्रीब्यूट किया था अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। शायद हम नहीं पहुंच पाए वहां तक जहां तक टू द राइट पर्सन जो शायद हमें इस चीज के बारे में बता पाते या इस चीज को ले पाते। और जो वर्चुअल विद्यालय है वो मेरा सपना था कि उसको, मतलब है, इनफैक्ट आज भी मेरा सपना है कि वर्चुअल विद्यालय जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी है, सारी चीजें हैं, जो स्टेट बोर्ड है, उस तरीके से वर्चुअल विद्यालय देश का एक प्रॉपर बोर्ड तैयार हो जाए जहाँ पे सारे बच्चे, देश के जितने बच्चे हैं, वो इसमें जा सके, पढ़ाई कर सके। तो ये सपना पूरा करने के लिए मुझे सभी लोगों का योगदान चाहिए। मैं तो पर्सनली भी लोगों से बोलती हूँ किसी प्रकार का हेल्प अगर कोई कर सके। नहीं, आप अभी दिल्ली में मौजूद है, मुझे लगता है कि दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो काफी गंभीर है शिक्षा को लेकर, और मेरी आशा रहेगी कि हमारे इस एपिसोड के माध्यम से आपको सहयोग मिले और शायद डिजिटल क्रांति भी हम एजुकेशन के अंदर, दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, बेहतरीन काम आप कर रही हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक। JK 24/7 न्यूज की टीम के जरिए आपको बेस्ट ऑफ लक और आप ऐसे ही काम जो है वे करती रहें। तो डिजिटल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बड़ा सवाल ये हो जाता है कि इंटरनेट एक्सेस जो
हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये भी हमारा संवैधानिक राइट है। तो ये किस तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं, और साथ ही जब हम बात करते हैं गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो किस तरीके से हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। आज इसी पे बात करी हमने कि डिजिटल एजुकेशन एक डिजिटल युग के अंदर किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।